आज के इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास में सेट चैप्टर जो आपका चल रहा था तो उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन। तो सम्मिलन शब्द है या फिर यूनियन शब्द है, उससे एक बात आपको ये पता चलती है कि किसी खास उद्देश्य से यदि कुछ लोग एक साथ एकत्र हो जाएं, उसको हम ये कह देते हैं कि उनका एक यूनियन बना। जैसे कि बस चालकों का हो गया यूनियन है, टीचर्स का भी यूनियन बना होता है, प्रधानाचार्य जो होते हैं उनका भी अलग यूनियन बना होता है, प्रबंधकों का यूनियन होता है। तो बहुत प्रकार के यूनियन आप सुने होंगे, समझे होंगे। तो यूनियन का वहाँ पर जो अर्थ बनता है, शाब्दिक अर्थ बनता है, वो ये है कि वो लोग किसी खास उद्देश्य से एक साथ एकत्रित हैं, जिससे कि बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर सकें और कोई विषय पर निष्कर्ष निकाल सकें। तो ये तो शाब्दिक अर्थ होगा, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कई लोगों को हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो आपका यूनियन बन जाता है। उसी प्रकार से समुच्चयों की बात हम करते हैं कि अगर हम दो समुच्चयों का यूनियन कर रहे हैं, फिलहाल दो ही समुच्चयों की शुरुआत करते हैं, हालांकि आप दो से अधिक समुच्चयों का भी यूनियन कर सकते हैं। तो अगर दो समुच्चयों का आप यूनियन कर रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा, कैसे यूनियन किया जाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन इस प्रकार से यूनियन किया जाता है। बीच में कि ये आपका कप जैसा बना हुआ आकृति, तो ये यूनियन पढ़ा जाता है, ए यूनियन बी। इसको हम रीड करेंगे, ए यूनियन बी। हिंदी में पढ़ना है तो ए सम्मिलन बी द्वारा निरूपित किया जाता है। अब ए यूनियन बी में समुच्चय ए तथा बी दोनों के अवयव विद्यमान होते हैं, या यूं कहें दोनों के सभी अवयव विद्यमान होते हैं। इसमें हम और भी जोड़ते हैं, दोनों के सभी अवयव विद्यमान होते हैं, यानी ए के भी सभी अवयव होंगे और बी के भी सभी अवयव होंगे। कहां पर? ए यूनियन बी में। इसकी डिफिनेशन आपको शार्ट में इस प्रकार से भी आप याद रखते हैं कि ए यूनियन बी सेट जो होगा ये, क्योंकि समुच्चय ये भी है, तो इसको हमने यहाँ पर देखिए आपका समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। जैसे x इस प्रकार है कि x ए में बिलोंग करता है, यानी समुच्चय ए का एक अवयव है, या फिर x जो है वो बी में बिलोंग करता है। मतलब इसमें जो अवयव आएंगे वो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। अब हम यहाँ या कह रहे हैं, इसका मतलब यह होगा कि ए और बी अगर दोनों में हो तो भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई अवयव ए में भी हो और बी में भी हो तो भी यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर ए जो है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ए जो है उसमें दो अवयव हैं 2 और 3, और बी में है 3 एलिमेंट्स 1, 2 और 4। अब अगर इनका हम यूनियन कर रहे हैं तो देखिए 2, 3, ये 2, 3 यहाँ पर आ गए यूनियन में, और 1, 2, 4, 1, 2, 4। परंतु आपने एक बार ध्यान दी कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो क्या यहाँ पर 2 को 2 बार लिखा जाए? नहीं। समुच्चय के अंतर्गत जब हम किसी अवयवों को लिखते हैं तो उनकी रिपीटिशन नहीं करते, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते। एक अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है, उसको हम 2 बार 3 बार अगर लिखेंगे भी तो गलत माना जाएगा, ठीक है, या उसका बाद में हम सीधे सीधे एक ही बार लिखेंगे। इसलिए यहाँ 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि आप उसको 2 बार लिखें। परंतु हाँ, इसके सभी अवयव इसमें हैं और बी के भी सभी अवयव इसमें हैं, तो इससे पता चलता है आपने उप समुच्चय पढ़ रखा है, तो ए के सभी अवयव अगर इस समुच्चय में है, अर्थात ए क्या है? ए यूनियन बी का एक उप समुच्चय है, और बी भी क्या है? ए यूनियन बी का एक उप समुच्चय। ये उप समुच्चय का चिन्ह सबसेट। तो अगर आप ए यूनियन बी करते हैं तो वो प्रत्येक हमेशा के लिए बात सत्य है, ए जो होगा वो ए यूनियन बी का क्या होगा? सबसेट होगा, और बी भी ए यूनियन बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ये सर्वथा सत्य बात बताई जा रही है। आगे इसमें देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ए बी सी एलिमेंट हैं सेट ए के, और बी के एलिमेंट हैं डी ई एफ जी। अब देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो केवल दोनों के अवयवों को मिला करके लिख देना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। अब इन अवयवों को आपस में आप क्रम बदल लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे कोई नया समुच्चय तैयार होने वाला नहीं है। हमने एफ जी इधर कर दिया, आप जी इधर कर दीजिए, एफ इधर कर दीजिए, सी इधर कर दीजिए, बी इधर कर दीजिए, तो उससे कोई नया समुच्चय तैयार नहीं होगा, समुच्चय वही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे
ए के अवयव हैं, इसमें केवल एक ही अवयव है स्मॉल ए, और बी में है ए ई आई ओ यू। अब देखिए ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, ए में केवल एक ही एलिमेंट तो है और वो बी में उपस्थित है, तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ए है बी का क्या है, एक उपसमुच्चय। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के सभी अवयव बी में। तो अब इस कंडीशन में जब हम करेंगे ए यूनियन बी, तो उसमें तो ए तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ई आई ओ यू नहीं आ रहा है तो बी आ गया। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी किसके बराबर, सीधे सीधे बी के बराबर। तो आपको याद भी रखना है कि अगर हम ए इज द सबसेट ऑफ बी है और हम ए यूनियन बी निकालें तो वहां वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर। अगर ए और बी दो समुच्चयों का यूनियन करना है और ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए जिसमें ए कहा गया है सेट ऑफ ऑल x such that x² - 4 = 0 and x belongs to R, and B set है the set of all x such that x + 3 = 0 where x belongs to R। यानी हिंदी में कहें कि यहाँ पर x इस प्रकार का है कि x² - 4 0 के बराबर है और x क्या है, रियल नंबर। देखिए कैपिटल R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। x + 3 = 0, x belongs to R, ये भी आपका वास्तविक संख्या है। तो आप दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। जैसे सेट A में क्या होगा, -2 and 2 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर x² - 4 बराबर 0 है तो x² बराबर कितना होगा, 4। तो अगर x बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, ±√4, और √4 मतलब 2, तो +-2। अब +2 भी रियल नंबर है और -2 भी क्या है, रियल नंबर। तो +-2 बिलोंग्स टू R। ये R में बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। हाँ, यहाँ हम नेचुरल नंबर कर देते तो -2 हट जाता, +2 रहता। तो इसलिए हमने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, यहाँ पर +-2 दोनों ही रियल नंबर हैं, दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर। x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, -3, और -3 भी तो रियल नंबर है, तो -3 आल्सो बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर आपका B में जो है -3 आ गया और A में आपका -2 and 2 आ गया। अब आपको करना क्या था, A यूनियन B ज्ञात करना था। A यूनियन B में -3 -2 और +2 तीनों को हमने। तो इन आपके सामने 4 एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 4 एग्जांपल से लगभग आपको ये क्लियर हो जाता है कि दो समुच्चय अगर दिए गए हैं तो उनका हम यूनियन किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम वेन डायग्राम बनाने वाले हैं ए यूनियन बी का। देखिए वेन डायग्राम अलग से आपको नहीं बताया गया है। वेन डायग्राम एक इस प्रकार की पद्धति है जिसमें हम कुछ फिगर्स बनाएंगे और फिगर्स के द्वारा अपनी बातों को समझाएंगे। वैसे भी फिगर जो होता है वो हमें ज़्यादा समय तक याद भी रहता है और उससे काफ़ी चीज़ें समझने में भी आसानी मिल जाती है। तो ये एक जो फिगर के रूप में समझाया जाता है, आपको इस प्रकार के फिगर्स बनाए जाते हैं, इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ वेन डायग्राम जैसे हम यहाँ पर किसका वेन डायग्राम खींचने जा रहे हैं, ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी का अगर हम वेन डायग्राम खींचेंगे तो वहाँ कई स्थितियाँ हो सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग स्थिति थी ए और बी के बीच में, यहाँ अलग स्थिति थी, यहाँ अलग स्थिति, यहाँ अलग स्थिति। इसलिए जो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं उनको हमने यहाँ पर अलग अलग स्थिति को डिस्कस कर लिया है। पहली जो स्थिति है सामान्य स्थिति है, मतलब एक अगर आपको कोई स्थिति ना बताई जाए तो आपकी 4 स्थितियां 1 2 3 4 जिन पर आपको ध्यान नहीं देना, केवल एक ही स्थिति को ध्यान देना है। वो कौन सी है, पहली नंबर की स्थिति जो हमने बनाई है सामान्य स्थिति। ठीक है, ये स्थिति की विशेषता ये है कि देखिए इसमें अब वेन डायग्राम बनाते कैसे थोड़ा सा इस पर भी आप समझ लीजिए। ये क्या है, एक आयत बना हुआ है। तो एक आयत बनाएंगे जिसके एक किनारे पर आपका यू बना देना है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो ये यूनिवर्सल सेट बना हुआ आपका, और इसके अंतर्गत आप वृत्त बना दीजिए या दीर्घ वृत्त बना दीजिए या अंडाकार आकृति कोई भी ऐसी बना दीजिए, उसको आप समुच्चय के निरूपित कर सकते हैं। जैसे हमने ये इस वृत्त को बनाया है, तो ये वृत्त क्या निरूपित करता है, समुच्चय ए को निरूपित करता है। ये दूसरा वृत्त है, ये समुच्चय बी को निरूपित करता है, लेकिन दोनों वृत्त एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है बीच वाला, ये ए में भी आता है और बी में भी आता है। ठीक है, अगर हम कहें आपसे कि ए यूनियन बी को आप छायांकित कर दीजिए तो उसमें कौन सा भाग छायांकित हो जाएगा, पूरा का पूरा छायांकित होगा। ए का भी हिस्सा छायांकित होगा,
बी का भी हिस्सा छायांकित हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी छायांकित हो जाए। ये दोनों हिस्से आपके छायांकित हैं। यहाँ आपको जितना भी भाग छायांकित दिखाई दे रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये और साथ में ये वाला ये पूरा का पूरा भाग छायांकित भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है? ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है। ये सामान्य स्थिति है, अगर हमें कोई विशेष स्थिति कभी नहीं ज्ञात है तो हम इसी स्थिति को लेकर के चलेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बी के सभी अवयव ए में हों, तो अगर बी के सभी अवयव ए में हैं परंतु ए के कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो बी में नहीं है, तो उस स्थिति में आप जानते हैं कि बी को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अर्थात बी जो है उचित उपसमुच्चय ए का है। मतलब बी के सभी अवयव ए में हैं परंतु ए में कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो बी में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो बी समुच्चय होगा वो ए के अंदर बन जाएगा। अब इसमें हम छायांकित कितना भाग करेंगे? तो पूरा भाग कर देंगे छायांकित। तो पूरा भाग आप क्या करेंगे? छायांकित करेंगे। तो संपूर्ण छायांकित भाग किसको करता है? यहाँ पर ए यूनियन बी को करता है। फिर तीसरा पार्ट देखिए, अगर इसी का उल्टा हो जाए, जैसे इसमें हमने कहा ना कि बी के सभी अवयव ए में है, अब अगर ऐसा हो जाए कि ए के सभी अवयव बी में है परंतु बी में कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो ए में नहीं है, मतलब ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का, तो उस स्थिति में जब ए यूनियन बी को करेंगे तो पूरा भाग छायांकित कर देंगे, मतलब ये भी कर देंगे। पूरा भाग आपको क्या कर देना है? ठीक है, ये कंडीशन। अब ये एक कंडीशन है, ए और बी कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ए का कोई अवयव बी में है ना तो बी का कोई अवयव ए में, जैसे आप देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल में ए बी सी डी ई एफ जी कुछ कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है, तो ऐसा होगा। और इस कंडीशन में देखिए हमने ए और बी दोनों को अलग अलग छायांकित कर दिया है, क्योंकि ए और बी दोनों के सभी अवयव ए और बी में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना, ए बी सी भी आ गए तो डी ई एफ जी भी आ गए। ए के सभी अवयव आ गए और बी के भी सभी अवयव आ गए, कहां पर? ए यूनियन बी। इस कंडीशन में देखिए, इसको कहते हैं किस कंडीशन के नाम जाना जाता है? इसमें कहा जाता है कि जब ए और बी क्या हो? असंयुक्त समुच्चय हो। तो आगे आपको बताया जाएगा कि असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। फिलहाल यहाँ भी हम थोड़ी सी बात इसकी चर्चा कर लेते हैं। असंयुक्त समुच्चय जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिसजॉइंट सेट कहते हैं, तो ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो उनको हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं, अर्थात असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो ए और बी में कोई अवयव कॉमन नहीं होने पर उनको कहा जाता है डिसजॉइंट। ठीक है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अभी आपको जैसे सम्मिलन बताया जा रहा है तो वैसे ही अब आपको आगे इसके बाद जो है इंटरसेक्शन पढ़ाया जाएगा, यानी समुच्चयों का सम्मिलित पढ़ाया जाएगा। तो उसमें बताया जाएगा कि ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। तो आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव मिल रहे हैं आपको नहीं मिल रहे हैं तो क्या है? रिक्त समुच्चय आ जाएगा, अर्थात 5। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि 1 2 3 4 प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं ए और बी के बीच में, जिसमें से जो सामान्य स्थिति है वो ये वाली है। ठीक है, तो जब भी कोई अन्य स्थिति हमको अगर विशेष तौर पर नहीं दी गई तो केवल हम इसी स्थिति पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको यहाँ पर नोट में लिखे हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है, अगर ए का ए के साथ में आप यूनियन कर दें तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। ये वर्ग सम नियम है। ठीक है, और ए यूनियन 5 करेंगे तो क्या आएगा? 5 का मतलब एम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। अरे भाई ए में 3 अवयव थे और उसका 5 के साथ यूनियन किया गया तो 5 में तो कोई अवयव है नहीं, तो फिर कितने बचेंगे? 3 ही तो रहेंगे, वही 3 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ए यूनियन 5 किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। इसीलिए जो 5 है अर्थात एम्पटी सेट है
इसको हम लोग इस यूनियन का तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसको हम यूनियन कर देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे पहले ए के साथ में यूनियन किया गया तो ए ही आ गया, तो प्रभाव क्या पड़ा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। अब ए को इधर कर दिया जाए, बी को इधर कर दिया जाए, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये क्या है? आपस में बराबर। आप ए यूनियन बी करेंगे तो भी उतना ही आएगा, और बी यूनियन ए करेंगे तो भी उतना ही आएगा, और ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद लिखा हुआ ए यूनियन, यहाँ यूनियन का चिन्ह होना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट जो लगा हुआ हमारा वो बी यूनियन सी में लगा हुआ, मतलब पहले आप बी यूनियन सी ज्ञात करें और जितना आ जाए उसका ए के साथ में यूनियन करें, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि ए यूनियन बी पहले कर दीजिए और जितना आ जाए उसका सी के साथ में यूनियन कर दीजिए। ये दोनों चीज आपस में क्या होंगी? बराबर। दरअसल ये है किसके बराबर? ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर। ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जैसे हम आपके सामने कहें कि आप ये बताइए, ये लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 और ये लिखा हुआ है 2 + 3 + 4, तो क्या दोनों में उत्तर अलग अलग आएगा? नहीं आएगा। दोनों का उत्तर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो ये कहलाता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव। ठीक है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये जो कैपिटल यू बना हुआ है ये क्या यूनिवर्सल सेट को बता रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय को बता रहा। तो अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय का यू के साथ में एक आप यूनियन कराएंगे तो क्या आएगा? सार्वत्रिक समुच्चय यू ही आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। अब दूसरी बात, कभी आपको देखिए अभी आगे तर्क में आपको ये काम आएंगे कि अगर हम यूं कहें कि x बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, x एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है अर्थात उपस्थित है, तो उससे निष्कर्ष क्या निकलता है? उससे निष्कर्ष निकलता है कि x बिलोंग्स टू ए होगा या फिर x बिलोंग्स टू बी, अर्थात x या तो ए में होगा या तो फिर बी में। या अगर हम इस प्रकार से कहें, उल्टा कहें, उधर से हमें जानकारी है कि x a में है या फिर x b में है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि x जो है a यूनियन b में अवश्य उपस्थित होगा। तो यहाँ पर टू वे इंप्लीकेशन लगा हुआ, इसका मतलब अगर आपके सामने पास ये ज्ञात है तो आपका उत्तर निष्कर्ष ये निकलेगा, तो अगर आपके पास ये ज्ञात है तो उसका निष्कर्ष ये निकलेगा। ठीक है, इसीलिए दोनों तरफ का चिन्ह लगा हुआ है, टू वे इंप्लीकेशन। इसको हम लोग कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि। पीछे भी आपको ये बातें बताई जा चुकी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कि यदि मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी, ए में अवयवों की संख्या p है और बी में अवयवों की संख्या q है। अब p बड़ा है q छोटा, भाई एक को बड़ा एक को छोटा मान लेते हैं, तो ए यूनियन बी में अवयवों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? हमें ए और बी नहीं बताया गया, केवल क्या बताया गया? केवल ये बता दिया गया है ए में अवयवों की संख्या कितनी है और बी में अवयवों की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम आपसे कहें ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में अवयवों की संख्या 2 है, तो ए यूनियन बी अगर आप करते हैं तो उसमें कितने अधिकतम अवयव हो सकते हैं? तो क्या उत्तर आएगा 2 + 3 = 5। इसमें क्या करना है? दोनों के अवयवों की संख्या क्या कर देना है? जोड़। फिर हम आपसे प्रश्न करें कि ठीक है, ए में अवयवों की संख्या है 3 और बी में अवयवों की संख्या है 2, तो ए यूनियन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हमारा उत्तर होगा 3, क्योंकि ए में अवयव थे 3 और बी में अवयव थे 2, बड़ा कौन हुआ? 3, तो 3 उत्तर आ जाएगा। इधर कि पी और क्यू में कौन बड़ा है? पी, यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है, इसलिए ए यूनियन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या क्या कहलाएगी? वो p के बराबर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये भी इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप अपने बुक से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इसे कॉन्सेप्ट को रीड करिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एग्जांपल्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको ये सारी चीजें समझ में